रोशनी की खौफनाक चाल। रेणुका को घर से बाहर करने की साजिश। रोशनी का असली चेहरा क्या आज टूटेगा? रेणुका का घमंड पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। देशमुख निवास की दीवारें आज कुछ ज्यादा ही खामोश हैं। ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आती है। बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन इस घर के भीतर भावनाओं, लालच और साजिशों का ऐसा जाल बुना जा चुका है जिसके धागे अब कसने लगे हैं। उड़ने की आशा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे उजागर होने वाला है। रेणुका देशमुख, इस घर की मुखिया, जिसे अब तक यही लगता रहा कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रही है। उसकी नजर में दुश्मन सिर्फ एक थी, साइली, वही साधारण सी फूल बेचने वाली बहू जिसे वह हर मौके पर नीचा दिखाती रही। रेणुका को लगता था कि साइली की सादगी ही उसकी कमजोरी है और वही सादगी एक दिन उसे इस घर से बाहर कर देगी। लेकिन रेणुका यह भूल गई कि असली खतरा हमेशा सामने से नहीं आता। कभी कभी वह मुस्कान बनकर, आदर बनकर और भरोसे का नकाब पहनकर हमारे बिल्कुल पास खड़ा होता है। रोशनी, वही रोशनी जिसे रेणुका ने बड़े चाव से इस घर में लाया था। सभ्य, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और अमीर खानदान से आई बहू। रेणुका को लगता था कि रोशनी उसकी परछाई बनेगी, उसकी सत्ता को और मजबूत करेगी। लेकिन समय के साथ रोशनी ने यह समझ लिया कि इस घर में असली ताकत कहाँ है और उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता किसके ऊपर से होकर जाता है। पिछले कुछ दिनों से घर में जो शांति दिख रही थी वह दरअसल एक भ्रम थी। सचिन अपनी टैक्सी और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। सायली अपने फूलों के काम और घर की भागदौड़ में लगी थी। तेजस अपनी ही दुनिया में अपनी कमजोरियों और नशे के साए में खोया रहता था। और इसी बीच रोशनी चुपचाप अपनी चालें चल रही थी। रोशनी को अब यह साफ दिखाई देने लगा था कि सचिन और सायली धीरे धीरे घर की बागडोर संभाल रहे हैं। खर्च की जिम्मेदारी सचिन उठा रहा था, फैसलों में सायली की समझदारी दिखने लगी थी। यह सब रोशनी को अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। वे जानती थी कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक दिन वे सिर्फ नाम की बहू बनकर रह जाएगी। इसी डर ने रोशनी के मन में एक खतरनाक विचार को जन्म दिया। अगर घर की असली सत्ता रेणुका के हाथ में है तो सबसे पहले उसी सत्ता को कमजोर करना होगा। रेणुका को तोड़ना होगा, लेकिन सीधे टकराव से नहीं, चालाकी से, धीरे धीरे, इस तरह कि किसी को शक भी ना हो। रोशनी ने रेणुका के करीब आना शुरू किया। मीठी बातें, झूठी चिंता और हर वक्त साथ देने का नाटक। वह रेणुका को यह एहसास दिलाने लगी कि वही उसकी सबसे सच्ची हमदर्द है। धीरे धीरे वह रेणुका के कानों में जहर घोलने लगी कि सचिन और सायली उस पर नजर रखे हुए हैं, कि वे उसकी संपत्ति और अधिकार छीनना चाहते हैं। रेणुका, जो पहले से ही सचिन से दूरी महसूस करती थी, इन बातों में फंसती चली गई। इधर रोशनी ने घर के माहौल को भी बदलना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, गलत फहमियां और आरोपों का सिलसिला। कभी सायली के काम में जानबूझकर कमी निकालना, कभी खाने में ऐसी गलती कर देना कि बात बढ़ जाए। हर बार माहौल गर्म होता और उसी शोर में रोशनी अपने असली इरादों को छुपा लेती। सबसे खतरनाक खेल तब शुरू हुआ जब रोशनी ने रेणुका के मन के साथ खेलना शुरू किया। वह कभी कहती कि मम्मी जी, आपने ये चीज यहीं रखी थी, अब याद क्यों नहीं आ रहा। कभी दवाइयों के बारे में सवाल उठाती। रेणुका खुद भी सोच में पड़ जाती कि क्या सच में उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है। वह चीजें ढूंढती, परेशान होती और फिर खुद पर ही शक करने लगती। तेजस को भी रोशनी ने अपने जाल में फंसा लिया। उसे यह यकीन दिलाया गया कि रेणुका के पास बहुत कुछ छुपा हुआ है जो वह सचिन को देने वाली है। लालच और डर के बीच तेजस ने आंखें बंद कर ली। उसने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि सच्चाई क्या है। दिन बीतते गए और रोशनी का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक ठंडा सा निश्चय था। उसे लगता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वह इस घर की रानी बनना चाहती थी और उसके लिए रेणुका का हटना जरूरी था। फिर आई वह रात। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। घर के भीतर सभी अपने अपने कमरों में थे। सायली अगले दिन के काम की तैयारी कर रही थी। सचिन देर से लौटने वाला था। तेजस कहीं खोया हुआ था और रेणुका अपने कमरे में थी, थकी हुई, उलझी हुई और अनजान की खतरा कितनी नजदीक है। रोशनी ने सब कुछ सोच समझकर किया था। समय, मौका और हालात सब उसके पक्ष में थे। वह दबे पाव रेणुका के कमरे के बाहर पहुंची। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। यह वही पल था जिसके लिए वह इतने दिनों से तैयारी कर रही थी। कुछ ही देर में घर की उस खामोशी को एक तेज आवाज ने तोड़ दिया।
जैसे किसी ने सन्नाटे को चीर दिया हो। सायली रसोई में ठिठक गई। सचिन, जो अभी घर में दाखिल ही हुआ था, वहीं रुक गया। सभी की नजरें एक ही दिशा में उठी। रोशनी ने पल भर में अपनी भूमिका बदल ली। घबराहट, डर और चिंता का चेहरा बनाकर वह जोर जोर से रेणुका का नाम पुकारती हुई आगे बढ़ी। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था जिसे सुनकर किसी को भी शक न हो। सचिन जब अंदर पहुंचा तो उसका दिल बैठ सा गया। उसकी मां जमीन पर पड़ी थी, अचेत। वह घबरा गया, उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस पल सचिन के मन में न जाने कितने डर एक साथ उमड़ पड़े। सायली भी दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह रेणुका के पास बैठ गई, उसका हाथ थामा। उस स्पर्श में नफरत नहीं, सिर्फ इंसानियत थी। रोशनी एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। बाहर से वह टूट चुकी बहू लग रही थी, लेकिन भीतर कहीं एक ठंडी संतुष्टि थी। उसका प्लान अपने अगले पड़ाव पर पहुंच चुका था। देशमुख निवास में उस रात सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ था। उस रात भरोसे टूटे थे, रिश्तों की नींव हिली थी और एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी थी जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाली थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या सच सामने आएगा? क्या रेणुका समझ पाएगी कि उसका अपना ही घर उसके खिलाफ साजिश रच रहा है? क्या सचिन और सायली वक्त रहते सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, या रोशनी की चालें सबको मात दे देंगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि उड़ने की आशा का यह सफर अब और भी गहरा और भी रोमांचक होने वाला है। सचिन का वह रौबदार, रौड़ी सा अवतार, जिसे मोहल्ले से लेकर सड़कों तक लोग डरते हैं, उस पल जैसे कांप उठा। सारी दुनिया चाहे जो माने, लेकिन सचिन के लिए रेणुका सिर्फ एक सख्त और तानाशाह औरत नहीं थी, वह उसकी मां थी, उसकी जननी। वह दौड़कर रेणुका के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। आई, आंखें खोल प्लीज, आई। उसकी आवाज में जो तूतन थी, जो घबराहट थी, वह किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे। उस पल सचिन सिर्फ एक बेटा था, कोई रौडी नहीं। लेकिन उसी पल वहीं खड़ी रोशनी का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। चेहरे पर दुख का मुखौटा, आंखों में झूठे आंसू और होठों पर वही रटी रटाई लाइनें। हाय भगवान, मैंने मम्मी जी से कितनी बार कहा था कि रात को अकेले नीचे मत उतरिए, आपको चक्कर आते हैं, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। हर शब्द बड़े सोच समझकर, हर वाक्य में इल्जाम, लेकिन अपने ऊपर नहीं, रेणुका की जिद और बीमारी पर। तेजस भी शोर सुनकर कमरे से बाहर आया, लेकिन वह इतना नशे में धुत था कि उसे ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मां बेहोश है या मरने की कगार पर है। वह बस दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। न कोई घबराहट, न कोई चिंता। उस पल साफ दिख रहा था कि रेणुका ने अपने लाडले बेटे को किस तरह के संस्कार दिए थे। एक ऐसा बेटा जो मुसीबत के वक्त बिल्कुल बेकार निकला। सायली ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत सचिन के पास झुकी, रेणुका के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और सधे हुए लेकिन कांपते स्वर में बोली, सचिन, एम्बुलेंस का इंतजार करने का टाइम नहीं है। अभी इसी वक्त टैक्सी में अस्पताल ले चलते हैं। उसकी आवाज में डर था, लेकिन दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। इसी अफरातफरी और हड़बड़ाहट के बीच सायली की बाज जैसी नजरों ने कुछ ऐसा पकड़ लिया जो किसी और को दिखाई नहीं दिया। जब रोशनी रेणुका के पास झुककर रोने का नाटक कर रही थी, सायली की नजर उसके साड़ी के पल्लू पर गई। वहां कोने में हल्का सा लेकिन साफ तेल का धब्बा। इतना ही नहीं, सीढ़ियों के पास फर्श पर एक अजीब सी चमक थी। वह पानी जैसी नहीं थी, वह फिसलन, वह चमक तेल की थी। सायली का दिल जोर से धड़का। रेणुका को चलने में दिक्कत हो सकती है, यह सच है, लेकिन वह इतनी लापरवाह नहीं थी कि बिना देखे सीढ़ियों से उतर जाए। सायली के मन में शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था, लेकिन यह वक्त सवाल पूछने का नहीं था, यह वक्त जान बचाने का था। सचिन ने अपनी मां को बाहों में उठाया और बिना कुछ सोचे टैक्सी की तरफ दौड़ पड़ा। सायली भी उसके पीछे पीछे भागी। तभी रोशनी ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं घर संभालती हूं। तेजस को भी होश में लाना है। उसकी आवाज में बनावटी जिम्मेदारी थी। असल में वह अस्पताल जाना ही नहीं चाहती थी। उसे तो यहां रुककर वह अधूरा काम पूरा करना था, जिसके लिए उसने यह सारा खूनी खेल रचा था। अस्पताल के गलियारों में सचिन की हालत देखने लायक थी। वह कभी बैठता, कभी उठता, कभी दीवार से टिककर आंखें बंद कर लेता, जैसे पिंजरे में बंद शेर। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर बस एक ही दुआ। उधर देशमुख निवास में रोशनी को खुला मैदान मिल चुका था। घर पूरी तरह खाली। बाबा अस्पताल गए हुए थे।
तेजस सोफे पर बेसुध पड़ा था। रोशनी के चेहरे से झूठे दुख का नकाब उतर गया। होंठों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान आ गई। वह सीधे रेणुका के कमरे में गई। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उनमें डर नहीं बल्कि जीत का नशा था। उसने अलमारी खोली, कपड़े बेरहमी से बाहर फेंके और उस खुफिया लॉकर को ढूंढने लगी जिसके बारे में उसने रेणुका को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अब सब कुछ मेरा है। उसे यकीन था कि रेणुका या तो कोमा में जाएगी या फिर वापस ही नहीं आएगी। दोनों ही हालात में राज उसी का होगा। लेकिन जैसे ही उसने लॉकर तोड़ा और फाइलें निकाली, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिन कागजों को वह अपनी आज़ादी और अमीरी की चाबी समझ रही थी, उनमें कुछ और ही लिखा था। कुछ हिस्से गिरवी थे, कुछ पर कानूनी पेंच। बिना सुलझाए, बिना रेणुका के वे कुछ भी अपने नाम नहीं करवा सकती थी। रोशनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कमरे का सामान पटकना शुरू कर दिया। बुढ़िया मरते मरते भी मुझे धोखा दे गई, वह बड़बड़ा रही थी। तभी उसे एक और ख्याल आया, अगर रेणुका बच गई, अगर उसे होश आ गया तो क्या उसे याद आ जाएगा? सीढ़ियों पर गिरने से ठीक पहले की परछाई, चूड़ियों की खनक। रोशनी का डर अब पागलपन में बदल गया। उसे समझ आ गया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। रेणुका का बचना रोशनी की बर्बादी है। उधर अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए। हेड इंजरी है, काफी खून बह चुका है, अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। सचिन वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। साइली ने उसे संभाला, गले लगाया। आई ठीक हो जाएंगी, हम सब है ना? लेकिन साइली का दिमाग फिर भी घर की सीढ़ियों में अटका हुआ था। उसने धीमे से कहा, सचिन मुझे ये एक्सीडेंट सही नहीं लग रहा। वहां तेल था। सचिन चौंक गया। उसकी लाल आंखों में सवाल तैर गए। क्या मतलब? साइली ने नाम नहीं लिया लेकिन शक बो दिया। सुबह होते होते रोशनी अस्पताल पहुंची, बिना मेकअप, बिखरे बाल। सचिन भाऊ, मम्मी जी कैसी हैं? साइली दूर से उसका नाटक देख रही थी। उसने नोटिस किया कि रोशनी की नजरें बार बार आईसीयू के दरवाजे पर जा रही थी। फिक्र नहीं, डर। आईसीयू के अंदर रोशनी ने रेणुका के कान के पास झुककर फुसफुसाया, अगर जान प्यारी है तो चुप रहना। रेणुका की उंगलियां हिली, आंख से आंसू बहा। बाहर आकर रोशनी फिर रोने लगी। साइली ने मन ही मन ठान लिया, अब चुप नहीं बैठेगी। अभी पुलिस अस्पताल पहुंची। इंस्पेक्टर ने साइली की तरफ देखकर पूछा, कल शाम आपकी सास से बहस हुई थी? साइली सन्न रह गई। कहानी अब सास बहू से आगे निकल चुकी थी। अब यह सच और साजिश की जंग थी, और ये जंग अभी बहुत लंबी चलने वाली थी। घर की बातें इस तरह पुलिस के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश की जा रही थी कि साइली को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब उसी के अपने घर की कहानी है। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र सामने खड़ी रोशनी पर पड़ी। रोशनी कोने में खड़ी अपने आंचल से चेहरा ढककर रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार साइली की तरफ उठ रही थी। वह बड़ी बारीकी से साइली के चेहरे पर उभरते डर को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब साइली टूट जाएगी, घबरा जाएगी और पुलिस के सामने कुछ ऐसा बोल देगी जिससे शक सीधा जुर्म में बदल जाएगा। लेकिन रोशनी यह भूल गई थी कि अब साइली अकेली नहीं है। इससे पहले कि साइली एक शब्द भी कह पाती, सचिन एक कदम आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर और साइली के बीच ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसके कंधे तने हुए थे, आंखों में वही पुराना तेवर, वही आग जिसे देखकर अच्छे अच्छे गुंडे रास्ता बदल लेते हैं। उसने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर भारी और ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आवाज नीचे रखिए, ये मेरी बीवी है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सचिन ने बात आगे बढ़ाई, और रही बात झगड़े की, तो बताइए, किस घर में सास बहू में किटकिट नहीं होती? इसका मतलब ये थोड़े ही कि मेरी साइली मेरी आई को जान से मार देगी। ये लड़की चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी आई को धक्का देना ये तो सोच से भी बाहर है। सचिन के शब्दों में जो अटूट भरोसा था वह साइली के दिल तक उतर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यही वह पल था जब साइली को एहसास हुआ कि वह कितनी भी कमजोर क्यों न महसूस करे, सचिन उसके साथ खड़ा है। सचिन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और आंखों से इशारा किया, डर मत, मैं हूं। यह दृश्य रोशनी के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। उसका पूरा खेल उल्टा पड़ गया था। वह चाहती थी कि सचिन साइली पर शक करे, लेकिन यहां तो सचिन दीवार बनकर खड़ा हो गया था। उसी पल बिना कुछ बोले रोशनी और सचिन के बीच एक अनकही जंग शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने सचिन के तेवर देखकर अपना लहजा थोड़ा नरम किया।
लेकिन जांच जारी रखने की बात कही। उसने अपनी टीम को देशमुख निवास भेजने का आदेश दिया ताकि सीढ़ियों और घटनास्थल की जांच की जा सके। यह सुनते ही रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में वही एक तस्वीर घूमने लगी, तेल की वह बोतल। उसने जल्दबाजी में उसे शायद सोफे के पास या डस्टबिन में छिपा दिया था। अगर पुलिस को वह मिल गई और उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स निकल आए तो सब खत्म। रोशनी ने तुरंत चाल चली। वह सचिन के पास आई और बोली, सचिन भाई, मैं पुलिस के साथ घर चलती हूँ, शायद उन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन सचिन ने बिना हिचक कहा, नहीं, तू यहीं रह। आई को कभी भी होश आ सकता है। घर की चाबी मेरे पास है, पुलिस अपना काम कर लेगी। रोशनी का चेहरा उतर गया। वह न यहां की रही न वहां की। भीतर ही भीतर वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि पुलिस को वह बोतल न मिले। उधर देशमुख निवास में पुलिस पहुंच चुकी थी। साइली की पड़ोसिनें और दोस्त जो उसके कहने पर घर की निगरानी कर रही थीं, उन्होंने पुलिस को अंदर आने दिया। सीढ़ियों के पास फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। नमूने लिए गए। कुछ ही देर में रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। फर्श पर जो तेल था वह किचन में इस्तेमाल होने वाला नहीं था। वह तेल था जो जोड़ों के दर्द में लगाया जाता है। वही तेल जिसे रोशनी अक्सर अपने घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर मंगवाया करती थी। बोतल अभी नहीं मिली थी, लेकिन सबूत साफ इशारा कर रहे थे यह हादसा नहीं, साजिश थी। इधर अस्पताल में घंटों के इंतजार के बाद आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और बोले, मिसेस देशमुख को होश आ गया है, लेकिन वह बहुत डरी हुई है। सदमे की वजह से अभी बोल नहीं पा रही हैं, या शायद बोलना नहीं चाहती। यह खबर राहत भी थी और चिंता भी। सचिन पागलों की तरह अंदर दौड़ा। साइली और रोशनी भी पीछे पीछे गई। रेणुका बिस्तर पर पड़ी थी, सिर पर पट्टियां, आंखों में डर, चेहरा उतारा हुआ। जैसे ही उसकी नजर रोशनी पर पड़ी, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। ईसीजी मशीन की बीप तेज हो गई। यह डर था, कच्चा नंगा डर। सचिन ने उसका हाथ थाम लिया। आय, तू ठीक है ना? किसने किया है? तुझे चक्कर आया था क्या? रेणुका की नजरें पहले सचिन पर गईं, फिर साइली पर और आखिर में रोशनी पर टिक गई। रोशनी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया और कलाई पर बंधी घड़ी को छू लिया। एक खामोश धमकी। समय कम है। तेजस का नाम अभी भी उसके हाथ में हथियार था। रेणुका के होठ कांपने लगे। वह सच बोलना चाहती थी, चीखकर कहना चाहती थी कि उसी औरत ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया, लेकिन बेटे का चेहरा, बेटे की ममता उसके गले में पंदा बन गई। उसने कांपते हाथों से पानी मांगा और फिर सचिन के सवाल पर धीरे से सिर हिला दिया। मतलब ये एक हादसा था। सचिन ने राहत की सांस ली, लेकिन साइली सब देख रही थी। रेणुका की आंखों में जो बेबसी थी वह उससे छिपी नहीं। वह समझ गई कि रोशनी ने अस्पताल आने से पहले ही अपना खेल खेल दिया है। साइली ने उसी पल फैसला कर लिया, वह चुप नहीं बैठेगी। उसने बहाना बनाया और सचिन से कहा कि वह घर जाकर आई के लिए सूप और कपड़े ले आती है। रोशनी साइली को अकेले घर जाने देने से घबरा रही थी, लेकिन वह सचिन को छोड़ भी नहीं सकती थी। उसे रेणुका पर नजर रखनी थी। घर पहुंचकर साइली एक जासूस की तरह हर कोना छानने लगी। उसे याद आया कि जब रोशनी नीचे भागकर आई थी, उसने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा रखा था। साइली ने सोफे के पीछे, कुशन के नीचे, हर जगह देखा और आखिरकार डस्टबिन के सबसे नीचे, सब्जियों के छिलकों के नीचे एक छोटी सी शीशी मिली। उस पर तेल लगा था और उससे चिपके थे रोशनी के लंबे रंगे हुए बाल। साइली ने कपड़े से उसे उठाया। यह सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि यह काफी नहीं। रोशनी चालाक है, वह कोई न कोई बहाना बना लेगी। अगले दिन रेणुका को डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टरों ने साफ कहा उन्हें तनाव से दूर रखना होगा। घर लौटते ही रोशनी ने अपनी हुकूमत शुरू कर दी। उसने रेणुका को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया, खुद को उसकी नर्स घोषित कर दिया। सबके सामने सेवा और अकेले में धमकियां। रेणुका अपने ही घर में कैदी बन चुकी थी, लेकिन उसी अंधेरे में एक रात साइली चुपके से उसके कमरे में आई, मैं हूं साइली। रेणुका टूट गई। पहली बार सास और बहू के बीच नफरत की दीवार गिरी। साइली ने फुसफुसाकर कहा, मुझे सब पता है, अब डरने की जरूरत नहीं। अभी दरवाजे पर आहट हुई। साइली पलंग के नीचे छिप गई। रोशनी अंदर आई, हाथ में इंजेक्शन। बुढ़िया, आज तो सच बताना ही पड़ेगा। साइली ने फोन का कैमरा ऑन कर दिया।
और उसी पल कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि अब साइली के हाथ में सच था और बहुत जल्द यह सच पूरे घर के सामने आने वाला था। साइली ने पूजा शुरू होने से ठीक पहले सचिन को एक तरफ बुलाया। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह अंदर से खुद को संभाल रही हो। उसने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा, सचिन सर, आज पूजा में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझ पर भरोसा मत खोइएगा। सचिन ने बिना एक पल सोचे वही जवाब दिया जो उसने हमेशा दिया था। साइली, तुझ पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। ये शब्द साइली के लिए किसी ढाल से कम नहीं थे। गणपति बप्पा का पंडाल सजा हुआ था। हर तरफ फूलों की खुशबू, अगरबत्तियों का धुआं और भजनों की मधुर आवाज। देशमुख परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सब मौजूद थे। रोशनी ने सबसे महंगी साड़ी पहनी थी, चेहरे पर बनावटी श्रद्धा और होंठों पर वही मीठी मुस्कान। वह आरती की थाली सजा रही थी, जैसे इस घर की सबसे आदर्श बहू वही हो। रेणुका को व्हीलचेयर पर लाया गया। वह एकदम चुप थी, जैसे कोई बुत। आंखें सामने थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। डर, थकान और अपराध बोध सब एक साथ। जैसे ही आरती शुरू होने वाली थी, अचानक साइली आगे बढ़ी और माइक अपने हाथ में ले लिया। 1 मिनट, आरती से पहले एक बात कहना जरूरी है। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें साइली पर टिक गईं। रोशनी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साइली ने सामने लगे प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया, जो भजनों के बोल दिखाने के लिए लगाया गया था। आज आप सब इस घर की लक्ष्मी का असली चेहरा देखेंगे। रोशनी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। साइली ने आगे कहा, यह वही सच है जिसे छुपाने के लिए एक माँ को मारने की कोशिश की गई। उसने वीडियो चलाने का इशारा किया। पंडाल में मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। क्या सच सामने आएगा या फिर? साइली ने पूरी हिम्मत जुटाकर प्ले बटन दबाया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। स्क्रीन पर वीडियो चला, लेकिन धुंधला। आवाज साफ नहीं थी, बस शोर, झिलमिलाहट और अधूरी तस्वीरें। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रोशनी के चेहरे पर पल भर के लिए डर था, लेकिन फिर वही शैतानी मुस्कान लौट आई। उसने झट से माइक छीना और ऊंची आवाज में बोली, देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था। साइली की हालत ठीक नहीं है। यह मुझे बदनाम करना चाहती है, भगवान के सामने झूठा ड्रामा कर रही है। भीड़ में खुसर पुसर तेज हो गई। कुछ लोग साइली की तरफ शक से देखने लगे। रेणुका ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे आंखें बंद कर लीं। उसे लगा सब खत्म हो गया, बुराई जीत गई। सचिन भी एक पल के लिए ठिठक गया। वह साइली के पास आया और धीमे स्वर में बोला, साइली, तूने कहा था सबूत है, ये क्या हुआ? साइली की आंखों में आंसू थे, लेकिन हार नहीं। उसने सिर उठाया और सीधे रोशनी की आंखों में देखा। फिर माइक पर बोली, हो सकता है वीडियो किसी ने मिटा दिया हो सकता है तकनीक ने धोखा दे दिया हो, लेकिन भगवान के घर में सबसे बड़ा सबूत मशीन नहीं, इंसान होता है। और यह कहते हुए उसने अपनी उंगली सीधे रेणुका की तरफ उठा दी। पूरा पंडाल जैसे जम गया। रोशनी घबरा गई। मम्मी जी बीमार हैं, उन्हें परेशान मत कीजिए। लेकिन साइली ने पहली बार पूरी ताकत से रोशनी को पीछे हटाया और रेणुका के सामने जमीन पर बैठ गई। उसने रेणुका के कांपते हाथ अपने हाथों में ले लिए। आज आपको बोलना होगा, अपने लिए नहीं, अपने उस बेटे के लिए जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। रेणुका की आंखें भर आईं। साइली ने आगे कहा, रोशनी, आपको जो डर दिखा रही है वह झूठ है। तेजस दादा ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि आप अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकाए। और अगर उसने कोई गलती की भी है, तो क्या एक माँ का मरना उसे बचा पाएगा? पंडाल में सन्नाटा गहराता चला गया। आज अगर आप चुप रहीं, तो कल यही औरत इस पूरे घर को निगल जाएगी। बप्पा की कसम आई, सच बोलिए। साइली के शब्दों ने रेणुका के अंदर जमी बर्फ को तोड़ दिया। वह डर जो रोशनी ने उसके दिल में बैठाया था, अब कमजोर पड़ रहा था। रेणुका ने व्हीलचेयर के हत्थे को कसकर पकड़ा। रोशनी चीख पड़ी, मम्मी जी की तबीयत बिगड़ रही है, मैं इन्हें अंदर ले जा रही हूं। जैसे ही उसने व्हीलचेयर को धक्का देना चाहा, सचिन का फौलादी हाथ उसके हाथ पर आ पड़ा। सचिन की आंखों में अब सवाल नहीं थे, अंगारे थे। उसने रोशनी का हाथ झटक दिया और अपनी माँ के सामने घुटनों पर बैठ गया। साइली सच बोल रही है क्या? क्या इस औरत ने तुझे धक्का दिया था? फिर उसने सिर झुकाया। मेरी कसम है तुझे, सच बोल। बेटे की कसम और बहू का साथ
रेणुका के सब्र का बांध टूट गया। आपते होठों से निकला, हाँ सचिन, इसने मुझे धक्का दिया था। पंडाल में कोहराम मच गया। रेणुका रो पड़ी और पूरी सच्चाई कह दी। यह चाहती थी कि मैं मर जाऊं ताकि यह घर के कागज और तिजोरी अपने नाम कर सके। इसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने मुंह खोला तो यह तेजस को जेल भिजवा देगी। तेजस भीड़ में खड़ा यह सुनकर सुन्न हो गया। वह दौड़कर अपनी माँ के पास आया। मम्मी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया। रोशनी ने आखिरी दाव खेला। वह तेजस से लिपटने की कोशिश करने लगी। यह झूठ बोल रही है, यह सठिया गई है। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तभी साइली ने अपनी जेब से एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर निकाला और ऑन कर दिया। अगले ही पल पूरे पंडाल में वही खौफनाक आवाज गूंज उठी। बुढ़िया, अगर तूने मुंह खोला तो तेरा बेटा जेल में सड़ेगा। मैंने तुझे सीढ़ियों से गिराया है, अगली बार छत से गिराऊंगी। अब किसी को कोई शक नहीं था। सचिन का गुस्सा फूट पड़ा। वह काल बन चुका था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। खबरदार, मेरे परिवार का नाम भी लिया। पुलिस पहले से मौजूद थी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर रोशनी को हथकड़ी पहनाई। रोशनी चिल्लाती, गालियां देती घसीटी गई। उसका असली चेहरा सबके सामने था। तेजस जमीन पर बैठकर रोने लगा। और तभी सबसे खूबसूरत पल आया। रेणुका ने साइली को पास बुलाया। सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आज उसी फूलों वाली ने मेरी जान बचाई। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। साइली ने उसे गले लगा लिया। आई बच्चे माफ नहीं करते, बस प्यार करते। सचिन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। एक युग खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह भावनाओं से भरा सच्चाई और हिम्मत का अध्याय यहीं खत्म होता है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की थी जो अंधेरे में भी उजाला बनकर खड़ा रहता है। साइली ने साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो पूरे तूफान के साथ आती है। अगर आपको उड़ने की आशा का यह एपिसोड दिल को छू गया हो, अगर साइली की हिम्मत, सचिन का भरोसा और रेणुका का पश्चाताप आपको भावुक कर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किसके साथ हैं, टीम साइली, टीम सचिन, या फिर आप क्या सोचते हैं आगे क्या मोड़ आएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही दमदार कहानियाँ, एक्सक्लूसिव एनालिसिस और दिल छू लेने वाले सीरियल एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगला धमाकेदार एपिसोड आपसे छूट न जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी, एक नए मोड़ और नई उम्मीद के साथ। अब तक के लिए आशाओं के पंख लगाए उड़ते रहिए। नमस्ते।